देखिए, हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के लेसन 3 के बारे में बात करेंगे। ये जो लेसन धातु और अधातु है, मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसमें हमको उस लेसन से क्या क्या तैयारी कर लें तो बोर्ड के लिए अच्छा रहेगा। तो उसमें सबसे पहले तो पॉइंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि धातु और अधातु क्या होती हैं। तो इनकी पहले प्रॉपर्टी हमको याद रखना है। तो धातुओं के भी गुण हमको याद रखना है और अधातुओं के भी। तब देखिए, कोई भी जब गुण हमको देखना होता है तो भौतिक आधार पर देखा जाता है और रासायनिक आधार पर देखा जाता है। जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा, भौतिक आधार पर गुणधर्म दिया है और रासायनिक आधार पर गुणधर्म दिया है। और भौतिक आधार पर गुणधर्म जैसे धातु में दिया होगा, धातुओं में एक विशेष चमक होती है। जो भी धातुएं होती हैं उनमें एक चमक होती है, वो चमकती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका सोनाई है, कॉपर है, इसमें एक अलग तरह की चमक होती है और धातुओं में ऐसा कोई चमक नहीं होता है। दूसरा होता है ध्वनि उत्पन्न। जैसे आप मारेंगे इस पर, जैसे ऐसे ऐसे मारे पे तो इस पर ध्वनि उत्पन्न होगी, लेकिन और धातुओं में ऐसा नहीं होता है। धातुएं होती हैं जिनको खींच करके तार बनाया जा सकता है, लेकिन और धातुओं में ऐसा गुण नहीं होता है। ये हो जाता है। और ये जो धातुएं होती हैं हमारी, वो विद्युत की सुचालक होती हैं, उष्मा की भी सुचालक होती हैं, लेकिन और धातुओं में ऐसा गुण नहीं होता है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिसमें अपवाद भी है। जैसे पारा जो है हमारा द्रव के रूप में पाया जाता है, और ब्रोमीन जो है अधातु में वो भी द्रव के रूप में पाई जाती है। और शेष जो अधातुएं होती हैं वो ठोस या तो गैस होती हैं। और ग्रेफाइट को छोड़ करके सभी जो अधातुएं होती हैं सभी क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपर रूप है, जबकि कार्बन जो है आपका अचालक है, लेकिन वही ग्रेफाइट रूप में जाता है तो चालक बन जाता है। तो ये भौतिक आधार पर है, जो कि आप लिखे भी होंगे अपने नोट्स में, और इसको आप याद कर लीजिए कि ये भौतिक आधार पर धातु और अधातुओं को कैसे अलग किया जाता है। अब रासायनिक आधार पे है, तो रासायनिक आधार पे का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको क्रियाशीलता दिखानी पड़ेगी कि कौन किसके साथ अभिक्रिया करके क्या करता है। जैसे धातुएं जो होती हैं अक्सर जो होती हैं अम्ल जो होते हैं उनसे अभिक्रिया करके H2 गैस निकालती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम Zn ले लें, यहाँ पे Zn और H2SO4 से अभिक्रिया कराएं, तो ये बनाता है ZnSO4 और प्लस H2 गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। तो अक्सर धातुएं जो होती हैं वो लवण बना लेती हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देती हैं, लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, वो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। उसके नतीजे का ध्यान से जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। अधिकांश धातुएं, जैसे सोडियम की हम बात करें तो सोडियम जो होगा पानी से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। और दूसरा इसमें ये भी दिया जाता है, ये जो सोडियम होता है पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो Na2O बन जाएगा और फिर H2 बनता है और यहाँ से आपका 2NaOH बन जाता है, जैसे ये 2NaOH। तो और धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। अब इसमें जैसे क्लोरीन से अभिक्रिया करके NaCl बना लेगा, MgCl2 बना लेगा। धातुएं जो होती हैं अपचायक भी होती हैं, जैसे किसी कंपाउंड से अभिक्रिया करके उसको बाहर भी कर सकती हैं। जैसे Na ही है, बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, बेरिलियम क्लोराइड से Cl2, तो ये NaCl बना लेता है और बेरियम को इसमें से क्या करता है, बाहर कर देता है। तो इस तरह से बहुत सारी इस तरह की अभिक्रियाएं हैं जो कि आपको बुक से मिल जाएंगी। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये ऑक्साइड बना लेते हैं, जो कि अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं। तो धातुएं इस तरह से अभिक्रिया करती हैं, हाइड्रोजन निकालना, धातु को अपचयित करना, क्लोराइडों को। लेकिन जो हमारे अधातु होती हैं वो हाइड्रोजन नहीं निकालती। और उसके बाद जो होते हैं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड की हो सकती है, जैसे कार्बन। कार्बन जब आपका क्या करेगा C+O2, तो ये आपका CO2 बना देता है, ठीक है। अब ये CO2 जो होता है फिर पानी से अभिक्रिया कर लेगा, H2O प्लस CO2, तो आपको यहाँ से H2CO3 मिल जाता है जो कार्बोनिक अम्ल है, ठीक है। ये अभिक्रिया हो जाती है। उसके बाद ये जो होते हैं क्लोरीन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं जो अनपघट्य और वाष्पशील होते हैं। और धातु वाले क्या होते हैं, वो अपघट्य होते हैं और अवाष्पशील होते हैं, और ये क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। कार्बन के छोड़ के सभी जो हैं ऑक्सीकारक हैं, कार्बन को छोड़ करके सभी ऑक्सीकारक हैं। ऑक्सीकारक का मतलब ये होता है कि वह हाइड्रोजन से संयोग कर जाते हैं। जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन है और H2S लिया जाए, तो यहाँ से ये HCl बना लेता है और सल्फर को क्या कर देता है, बाहर कर देता है।
तो इस तरह से ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि कुछ हम आपको नया बता रहे हैं, सब बुक में दिया है, लेकिन रिएक्शन आपको ध्यान रखना होगा। फिर से सुनिएगा, जो धातु और अधातु हैं इनका पहले परिभाषा आप याद करिए कि धातुएं भौतिक आधार पे क्या होती हैं और धातुएं भौतिक आधार पे क्या होती हैं, और उसके बाद रासायनिक आधार पे ये अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या करती हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, पानी से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, कुछ उसमें अपवाद भी हैं, इन अपवाद को भी आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से धातु अधातु का सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भौतिक आधार पर इनका गुण क्या है और रासायनिक आधार पर इनका गुण क्या है, क्योंकि सभी अभिक्रियाएं आपको किताब से मिलेंगी। और अभिक्रिया याद रखिए, यह अभिक्रिया से ही प्रश्न आपके इसमें से निकाले जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को तैयार रखिए। और अगला जो पॉइंट है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, लेकिन इस लेक्चर में इतना कवर करिए कि आप धात और अधात की भौतिक आधार पर गुणधर्म और रासायनिक आधार पर गुणधर्म, इसको याद रखिए। रासायनिक आधार में आपको इक्वेशन मिलेंगे और भौतिक आधार में तन्यता है, पीटने पे आवाज आती है, सुचालक है, उसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ द्रव के रूप में पाई जाती हैं, कुछ गैस के रूप में पाई जाती हैं। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को किताब से आपको ढूंढ करके इसको याद रखना है। जब इसको आप याद रखेंगे तो ये पार्ट आपका तैयार हो जाएगा।